नमस्कार, स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब कयासबाजी यह लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग पैटर्न क्या रहा, खासकर महिला मतदाताओं को लेकर सबकी आशंकाएं और संभावनाएं तलाशी जा रही है। भाजपा, कांग्रेस सहित राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोट इस बार किसके खाते में गया, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोट लगभग 4.25% कम हुआ है। यह वोट कम क्यों हुआ, यह भी इसके भी कारण तलाशे जा रहे हैं और इसकी तह में जाने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश जो कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं संचालित कर रहा है, केंद्र की मोदी सरकार ने भी महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की। इसके अलावा राहुल गांधी भी महालक्ष्मी जैसी योजना लेकर आए, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का मतदान कम क्यों हुआ। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, बहुत सीधा सा सवाल है, महिला मतदान कम क्यों हुआ और ये कम मतदान किसके लिए नुकसानदायक है? पहले तो इसकी वजह आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना के अलावा छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति, तमाम योजनाएं होने के बावजूद मध्य प्रदेश में महिला वोटर आखिर इतने निश्चिंत या फिर नीरस चुनाव में क्यों शामिल नहीं हुए? देखिए, 14% तो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पे चारों फेज में सब में गिरा है और हर सीट पर लगभग गिरा। पर स्वाभाविक रूप से बात तो ये कि महिला वोटिंग कम होना, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ये दावा करती है और तमाम राजनीतिक वजह से भी हम लोग भी समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी, उसमें महिला वोटरों की भूमिका बहुत बड़ी थी। क्योंकि लाडली बहना योजना, उसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना और ऐसी तमाम कई योजनाएं जो सरकार चलाती थी, और उसके दम पर सरकार का ये भाव था कि जो महिलाओं का वोट थोक में उनको मिला है। लेकिन वही 5 महीने बाद, लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद, ये वोटिंग परसेंट कम होना चिंता का विषय हो सकता है। बीजेपी से अगर बात करो तो उनका कहना है कि चूँकि एक जो विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव में इमोशनल अटैचमेंट लोकल मुद्दे पर, अपने नेता के मुद्दे पर, अपने एक विधायक के मुद्दे पर, अपने प्रत्याशी के मुद्दे पर अधिक होता है। लेकिन लोकसभा में एक एंटायर बड़ा स्पेस होता है, बड़े पैमाने पर वोटिंग होती है, बड़ा क्षेत्र होता है, तो उस वजह से लोगों महिलाओं का। लेकिन ये सुशील जी मानना पड़ेगा कि जो हम बार बार सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं महिलाओं की, अगर वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ रहा है, उसकी कोई कवायद नहीं की गई है, 4 इलेक्शन फेज में इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, उसके बाद भी अगर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। अजय जी, एक तो चीज़ होगी पोलिंग परसेंटेज, जो कि ये कहता है कि महिलाओं का वोट कम हुआ, लेकिन जब आप नंबर ऑफ वोट्स में उसको काउंट करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आती हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर जो है आप विस्तार से प्रकाश डालें और अगर फेज़ वाइज हम लेके चलते हैं जी, तो थोड़ा सा हमें समझाने की, हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर पोलिंग परसेंट और नंबर ऑफ वोट्स का ये अंतर को क्या गहराई से देखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे मैं बात करूँ, पहले फेज़ की ही बात करूँ मैं, पहले फेज़ में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में चुनाव हुआ था। इनमें से यदि आप देखें सीधी में, मैं नंबर ऑफ परसेंट से तो सब माइनस है ही, लेकिन अगर नंबर ऑफ वोट्स भी देखें तो 62,000 वोट सीधी में महिलाओं के कम पड़े हैं। शहडोल में 35,000 वोट कम पड़े हैं, जबलपुर में 46,000 वोट कम पड़े हैं। ये तो हो गए कम वोट, लेकिन अब इसके बाद जब हम नीचे मंडला में जाते हैं तो 12,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं महिलाओं के पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले। और यदि हम उसके बाद बालाघाट में जाते हैं तो 8,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं और छिंदवाड़ा में 29,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं। तो ये नंबर ऑफ वोट और परसेंटेज, क्या ये भी एक मायने रखता है? क्योंकि जब आप वोट काउंट करते हैं तो परसेंट की जगह नंबर ऑफ वोट से ही होता है। तो ये 3 लोकसभा सीटों में महिलाओं वोट का बढ़ना, नंबर ऑफ वोट्स का, और 3 लोकसभा क्षेत्रों में कम होना, खासकर रीवा विंध्य वाले इलाके में, सीधी, शहडोल और जबलपुर, इस इलाके में कम होना और बाकी जगह बढ़ना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आप अगर देखेंगे, पूरा एनालिसिस करिए उसका, तो तीनों जो लोकसभा सीटें हैं उनमें आदिवासी बाहुल्य इलाका है। मंडला हुआ या बालाघाट हुआ, और छिंदवाड़ा के भी बहुत सारे इलाके जो हैं, 1-2 छोड़ करके आदिवासी बाहुल्य हैं। तो वो जो योजनाएं जिनकी दम पर बीजेपी या कोई भी पार्टियां तमाम राजनीति करती हैं, उन तक पहुंची, कन्विंस हुआ,
और उनका अवेयरनेस देखिए कि उसमें बहुत सारे जो वोटर हैं वो वहाँ के रहने वाले नहीं, पलायनवादी वोटर बहुत बड़ा है बालाघाट में, आप देखिए, या इसमें आप मंडला में देखिए, पलायनवादी मतलब मेरा कि वो रोजगार की तलाश में कहीं और चले जाते हैं, सिर्फ वो वोट डालने आते हैं। तो मुझे लग रहा है एक जो कमिटमेंट अपने जॉब के प्रति या कमिटमेंट अपने वोटर के अपने प्रत्याशी के प्रति है, अपने अधिकार के प्रति है, वो इसमें दिखाई पड़ा। और महिलाओं को स्वाभाविक रूप से जो भी वहाँ पर चुनाव के प्रभारी रहे होंगे, चुनाव की जो मॉनिटरिंग कमेटी रही होगी, उसने कोशिश की, टारगेट किया महिलाओं को, और महिलाओं के वोट डले हैं, संख्या में ज़्यादा वोट डले हैं। इसका मतलब महिलाएं वोट डालने अधिक संख्या में पहुंची। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जब मेल वोटर से, पुरुष वोटरों से कंपेयर करते हैं, तो बहुत से बालाघाट को छोड़ दें तो बाकी जगह पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कम पहुंची है, महिलाओं का प्रतिशत कम पहुंचा है। बालाघाट में जरूर इक्वल, लगभग बराबर जितनी संख्या में पुरुषों ने वोट डाला उतनी संख्या में महिलाओं ने वोट डाला है। तो ये जो भागीदारी है, असल में आप देखिए एक भी पार्टी ने ऐसी कोई दमदार महिला को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। अगर मुझे लग रहा है चुनाव मैदान में महिलाएं होती और बीजेपी या कांग्रेस जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, अगर वो दमदारी के साथ महिलाओं को बात करती, उनको टारगेट करती, स्पेसिफिक टारगेट करने की कोशिश इसमें नहीं की गई है, और यही जो पोलिंग परसेंट कम होने का या संख्या कम होने का कारण बन गया है। अजय जी, इसके बाद अगर हम दूसरे फेज के उसकी बात करें तो दूसरे फेज में भी टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें ज़्यादातर बुंदेलखंड की 3 सीटें शामिल थी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो टीकमगढ़ में -423 नंबर ऑफ वोट्स महिलाओं के, दमोह में 37,689, खजुराहो में -62,884, सतना में 35,325, रीवा में 51,000 और होशंगाबाद में 7,000 वोट जो है कम महिलाओं का पड़ा है। तो ये मध्य प्रदेश में तमाम कवायद के बावजूद, तो दूसरा ये इतनी बड़ी संख्या है, ये एकदम से महिलाओं का वोट कम होना, जबकि लाडली बहना जैसी बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भी बड़ी जो स्कीम लेके आई थी कि महालक्ष्मी योजना, जिसमें 1 लाख रुपए जो है दावा किया जा रहा है कि साल में महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे और प्रति माह 8,500 रुपये जो है महिला के खाते में पहुंचेंगे। तो ये योजनाएं भी महिलाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। नहीं सर, मैं देखिए योजनाएं बहुत आपके पास हैं, दोनों पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाकी थर्ड पार्टी, इन्होंने योजनाएं बहुत लाई, लेकिन आप महिलाओं तक पहुंच नहीं पाए। विधानसभा चुनाव में आपका टारगेट था, आपको लालच था कि किसी भी तरह वोट पड़ जाए। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि आपने मतदाता की डोर टू डोर कैंपेनिंग में, पर्सनली उनसे टच होने में ये लापरवाही बरती गई है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर वो महिलाएं जो लाभार्थी थीं विधानसभा चुनाव में, उन्होंने वोट दिया था, वो लाभार्थी महिलाओं तक प्रत्याशी नहीं पहुंचा या पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंच पाई। ये बड़ा संकट है। अगर इस लेवल के चुनाव होंगे तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि विधानसभा चुनाव में चूंकि ताज़ा घोषणा थी लाडली बहना की, महिला टारगेट थी, लालच देकर के आपने वोट पड़वाया, लेकिन वही लालच देकर के आप लोकसभा में नहीं पढ़वा पाए। तो दोनों बातें हैं कि लाभार्थियों को जो भी लाभार्थी हो, किसी भी इलाके की, महिला हो पुरुष हो, लेकिन महिला लाभार्थी जो है उसको जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे, उसका अवेयर नहीं करेंगे, तो साफ दिख रहा है कि वोटिंग परसेंट ऐसे ही कम होगा। लेकिन अजय जी, अब तीसरे और चौथे फेज की बात करें तो फिर यहाँ पर स्थितियाँ पलटनी शुरू हो जाती हैं। गुना, राजगढ़ और विदिशा में तो महिला वोट बढ़ा ही था, लेकिन अब नंबर ऑफ वोट देखेंगे तो एकदम से लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो है बाकी तीसरे और चौथे फेज में निकल के आई। जैसे कि अगर आप मुरैना की बात करें तो 35,000, भिंड में 55,000, ग्वालियर में 27,000, गुना में 1,04,000, सागर में 60,000, विदिशा में 1,10,000 और भोपाल में 47,000, राजगढ़ में 97,000 और बैतूल में 19,000। तो ये महिला वोट 2019 के मुकाबले ज़्यादा पड़ा है। तो तीसरे फेज में अचानक क्या हुआ कि महिलाएं इस एरिया की जो है पूरी निकल के आ गई। इसमें सागर जैसा इलाका भी है जो कि बुंदेलखंड जाके, मैंने आपसे कहा कि कन्विंस करने की कोशिश नहीं की गई। बाद में तमाम स्ट्रेटेजी बनी और तमाम कोशिशें दोनों पार्टियों, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन एक कुल मिलाकर के महिलाओं को एक कन्विंस करने की कोशिश तो शुरू में नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि तो वोट डालने आएंगे ही तो नहीं आ पाती, क्योंकि महिलाओं की अपनी समस्याएं होती हैं, घर के काम पर जाती हैं। आपने वोट के प्रति अवेयरनेस, मुझे अभी भी लग रहा है कि महिलाओं ने वोट डाला जरूर है, पर ये किस बेस पे डाला है कि घर वालों ने कहा कि चलना है, बाहर पड़ोस के लोगों ने कहा चलना है, लेकिन अपने अवेयरनेस के दम पर अगर वोट पड़ा होता तो ये संख्या इससे अधिक होती है। अभी भी अवेयरनेस जो है महिलाओं की, अपने वोट के प्रति जागरूकता, अपने अधिकार के प्रति जागरूकता, वो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी हालत में। हमसे मतलब चुनाव आयोग, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे। जब तक ये कन्विंस नहीं करेंगे तो एक शक और शुबा की स्थिति बनी रहेगी और महिलाओं की वोटिंग को लेकर के दावे के साथ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आखिरी चरण में भी, जब चौथा चरण था, उसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में इलेक्शन हुआ था।
मतदान हुआ था। और यहाँ भी आप देखें तो सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूंसी है इंदौर, जहाँ पर 33,000 वोट महिलाओं का कम पड़ा। अदरवाइज सभी जगहों पर कहीं 68,000, 31,000, 32,000, 37,000, 67,000 इस तरीके से महिला वोट 2019 के मुकाबले ज़्यादा पड़ा है। तो ये जो आप बहुत बात कह रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण में जो महिलाओं पर फोकस किया गया है, उसकी ही बड़ी वजह है जो ये वोटर निकल के आया, यही हुआ। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के उनके अभी भी देखिए, पर दिक्कत अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि इतनी वोटिंग बढ़ने के बावजूद कन्विंस करने की स्थिति नहीं यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही इसमें, कि महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति या वोट डालने के प्रति ये धकेला गया वोट दिख रहा है कि घर से बाहर निकाला गया महिलाओं को, चलिए वोट डालने चलना है, उनके लिए वोट डालने चलना है। पर अपने अधिकार के प्रति हम तो बार बार बात कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान काफ़ी आगे बढ़ गया, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई, सब कुछ नवीनीकरण करते जा रहे हैं, मैनेजमेंट डिजिटल होता जा रहा है। लेकिन एक अधिकार का जो बात है, उनका अवेयरनेस उनको लगे कि हम वोट डालने जाना है या मुझे वोट डालना है, ये महिलाओं के लिए करना पड़ेगा। और सरकारें, शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र के साथ साथ तमाम जो एनजीओ काम करते हैं, इनको भी इसमें झोंकना पड़ेगा, तब स्थितियाँ आने वाले चुनाव में बेहतर हो पाएंगी। देखिए, आपने बहुत अच्छे से बताया कि महिलाओं का पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में मध्य प्रदेश में मतदान किस तरीके से, शुरू के 2 चरण में तो बहुत बुरी स्थिति थी, महिलाएं 2019 के मुकाबले कम वोट करने गई, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में पर स्थितियां बदली और महिलाएं भी वोट करने निकली। मैं सीधा ये समझना चाहता हूँ, बल्कि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो महिला तीसरे और चौथे चरण में निकली हैं, ये जो बढ़ा हुआ वोट है, ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? और पहले और दूसरे चरण में जो वोट महिलाओं का नहीं निकला, जिसकी संख्या लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास होगी, वो वोट का नुकसान किसको होता दिख रहा है? दोनों बीजेपी का है। देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरा अपना ऐसे, क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही थी, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने तमाम घोषणाएं की थी और उनकी दम पर वो विधानसभा चुनाव जीत के आई, तो उसको लग रहा था कि बिना कहे, बिना कन्विंस किए, बिना उन तक पहुँचे वोट पड़ेगा, और वो नहीं पड़ा। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि जिस तरह से महिलाओं का अवेयरनेस किया गया, उनके जो पन्ना प्रभारी है, पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, तमाम लोगों का बीजेपी ने तो महिला वॉर रूम भी बनाया, महिला वॉर रूम भी बनाया उसने, और वो सब जो पहुंची। और विशेषकर मैं आपको वास्तव में थैंक्स बोलना पड़ेगा अगर अमित शाह, और अमित शाह के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी डी शर्मा जी, कि इतनी व्यस्तता के बावजूद व्यक्ति को समझ में आ रहा था कि कहाँ गलती हो रही है। ये महिला बार रूम का बनना, उनको उनकी बैठकें होना, ये सब एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ, और इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये समस्या हुई जो मैं आपसे कह रहा सुशील जी की, इसको कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। वोटिंग खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद भी आपको करना पड़ेगा, वोट के प्रति अवेयरनेस करना पड़ेगा, ताकि आने वाले बाकी चुनावों में स्थितियाँ बहुत बेहतर हमको दिखाई पड़ें। तो ठीक है, बिल्कुल अजय जी सही कहा कि महिलाओं के वोट अगर आपको निकालना है, वोट परसेंट बढ़ाना है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 से 70% तक आ चुकी हैं। यदि इससे ऊपर जाना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहरहाल, मैं आपको जाते जाते ये अपडेट और कर दूं कि हमारी स्वराज डिजिटल की टीम ने जो एनालिसिस किया है, जो वोट परसेंट के आधार पर, अजय जी मैं आपको भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2019 में के चुनाव में महिलाओं का वोट था 1,70,54,749 वोट पड़ा था टोटल वोट में से। उसमें से और अगर आप 2024 के चुनाव की बात करें तो इसमें लगभग 6 लाख वोट ज़्यादा पड़ा है, 1,75,91,752 वोट इस बार पड़ा है, यानी लगभग 5 से 6 लाख के बीच। ओवरऑल अगर आप 29 सीटों की बात करें तो महिलाओं का वोट लगभग 5.5 से 6 लाख बढ़ा है। ये स्वराज डिजिटल का एनालिसिस है, चुनाव आयोग ने अभी इसके आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन जो परसेंटेज महिलाओं का जारी किया है, उस परसेंटेज से हमने जब महिला वोटर्स को कैलकुलेट किया है तो ये आंकड़ा हमारे पास आया है। ये बिल्कुल सही है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4.25% महिलाओं का वोट कम दिखाई देता है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ वोट्स की बात करते हैं, जब वोट संख्या की बात करते हैं, तो लगभग 5.5 से 6 लाख वोट महिलाओं का ज़्यादा पड़ा है। अजय जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वही मैंने आपसे कहा कि कोई का एक दायरा बढ़ जाता है, उस दायरे में हम पहले अगर एक 10 किलोमीटर का दायरा था मान लीजिए, उसमें हम अगर 5 किलोमीटर तक चले तो 50% हो गया, लेकिन दायरा बढ़कर अगर वो 100 किलोमीटर हो जाता है जी, तो फिर हमको 50 चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर 5 किलोमीटर चलने के बाद, अगर 10 किलोमीटर चलने के बाद बार हम 12 चल रही, तो दिखने के लिए कि हम पिछली बार 10 चले, बार 12 चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम पीछे हैं। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम, तमाम सुविधाएं, उनको वोटिंग से लाना, उनको वोट का ज्ञान कराना, उनको वोट पर जागरूक करना, उनके अधिकार के प्रति, ये लगातार करना पड़ेगा, एक कंटिन्यूटी प्रोसेस के साथ होना पड़ेगा। बीजेपी, कांग्रेस पार्टियों को भी, तमाम स्वयंसेवी संगठनों को, और चुनाव आयोग को, और प्रशासन तंत्र को लगातार करना पड़ेगा। चुनाव के बाद मुंह ढक करके सो जाने से ये अगले चुनाव में फिर ये समस्या का सामना हमको करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात जो रह गई थी, अब चलते चलते उसको भी जिक्र कर लेते हैं कि ये जो गुना वाली सीट है और विदिशा वाली सीट है, जहाँ पर 1 लाख प्लस जो है महिलाओं का वोट बढ़ा है,
इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये स्वाभाविक रूप से देखिए, ये जिस फेज में चुनाव हुआ उसका साफ है कि इस तरह की वोटिंग का साफ मतलब है कि महिलाओं की और जागरूकता। राजगढ़ भी बोल रहा हूँ मैं, स्वाभाविक लगभग रूप 1 से, लाख वोट वहाँ हाँ, भी पड़ा है। स्वाभाविक रूप से ये वोट बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा कि बीजेपी ने रणनीति के साथ महिलाओं को बाहर निकाला। ये स्वाभाविक रूप से अपनी योजनाओं के प्रति उनका जो कमिटमेंट था विधानसभा चुनाव में दिखा, तो उसको बीजेपी ने वापस रिबूट किया है और उसी लिए मुझे लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। चलिए, तो एक अच्छी बात जरूर ये निकल के आई है स्वराज डिजिटल के एनालिसिस में कि कम से कम नंबर ऑफ वोट में देखें तो महिलाओं का वोट संख्या ज़्यादा है, भले परसेंटेज में कम हो गया हो लेकिन ओवरऑल संख्या ज़्यादा है। पर ये संख्या अगर परसेंटेज के हिसाब से और ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेहतर होता है। 24 की चौसर में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और अजय जी को विदा कीजिए। नमस्कार।